तो पार्ट 4 में हमने एंड किया था कि जो डॉक्टर है जोशीमोव वो मदर को समझा रहे हैं कि रश्कोलनिकोव को कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर कहीं ना कहीं इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, कोई तो उसके अंदर बात चल रही है। अब वो क्या है वो हमें नहीं पता, कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस है उसके अंदर, कुछ तो बात है जो उसको डीपली इम्पैक्ट कर गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के यहाँ आने से उसके ऊपर एक डीपली इम्पैक्ट पड़ेगा, वो रेस्ट करेगा तो ही विल बी फाइन। तो मदर डॉक्टर की बात सुनती है तो उनको थोड़ी राहत मिलती है कि ये कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। तो ये कह के वो दोनों बाहर निकल जाते हैं रूम के। अब जो जोशीमोव है उनको ये समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं जो रोजमीन है वो दुनिया की तरफ अट्रैक्टेड है, तो वो चले जाते हैं और वहीं रुकते हैं रात को रश्कोलनिकोव के घर। अगले दिन सुबह होती है तो रोजमीन ने कहा था दुनिया से, मदर से, कि मैं कल को आपके साथ ही ब्रेकफास्ट करूंगा। तो वहाँ पे जाता है रोजमीन एक रेस्टोरेंट के बाहर। ये लोग होते हैं, वो लोग सुबह 7 बजे से ही वहाँ वेट कर रहे थे। टाइम दिया था 9 बजे का, लेकिन वो बहुत देर से वेट कर रहे थे क्योंकि इसके बाद डिसाइडेड था कि वो सीधे रश्कोलनिकोव से ही मिलने जाएंगे, डायरेक्टली नहीं जाना चाहते थे। पहले रोजमीन से पूछना चाहते थे कि हालत कैसी है उसकी, ठीक है वो कहीं अभी भी वैसे तो नहीं बिहेव कर रहा जैसे रात कर रहा था, कहीं हम सबसे अभी भी खफा हो। तो 9 बजे का टाइम था कि मिलेंगे और ये लोग 7 बजे से ही वहाँ पे थे। रोजमीन 9 बजे पहुँचता है तो वो करते हैं ब्रेकफास्ट और आज वो भी नॉर्मल है, रात तो उसने ड्रिंक कर रखी थी। अब जो मदर और दुनिया थी वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि वो डायरेक्ट ल्यूजन पे कमेंट पास कर रहा था, नेगेटिव कमेंट थे। लेकिन आज सब कुछ ठीक था तो दुनिया भी नॉर्मल और वो भी नॉर्मल, सब नॉर्मल है। लेकिन एक चीज जो उनको मालूम पड़ गई रात के एक्शन देख के कि जैसे वो बार बार आ रहा है, रश्कोलनिकोव की हालत पूरी तरह से बता रहा है हमें, तो ये कहीं ना कहीं एक जेन्युइन लड़का है, हम इससे बात कर सकते हैं खुल के। तो मदर कहती हैं कि हमें तुम सारी बातें बताओ, इन 3 साल में क्या हुआ ऐसा कि हमारा रश्कोलनिकोव बिल्कुल चेंज हो गया। तो बताता है 3 साल की पूरी जर्नी, जो पढ़ाई करी इसने, यूनिवर्सिटी में आया, नौकरियां करी, सारी कहानी बता देता है। वो ये नहीं बताता जो पुलिस स्टेशन में वो बेहोश हुआ था, क्योंकि उसको पता था मदर हर्ट हो जाएगी। अब सारी बातें सुनती है मदर, उनकी आंखों में दोबारा आंसू आ जाते, वो भी इमोशनल हो जाती है। दुनिया कहती है कि रश्कोलनिकोव ने स्ट्रगल तो बहुत किया है। अब क्या होता है कि अब एक जगह कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो मदर जो है वो रोजमीन से कहती है हम तुमको अपने घर का एक मेंबर समझते हैं, जैसे रश्कोलनिकोव है वैसे एक मैटर हो गया है, तो तुम बताओगे हम क्या कर सकते हैं। अब वो मैटर क्या था, वो एक लेटर था और वो लेटर लिखा था ल्यूजन ने, जिससे शादी होने वाली थी दुनिया की। तो ल्यूजन ने वो लेटर लिखा था और उस लेटर में क्या लिखा था वो लेटर दिखाती है उसको। रोजमीन लेटर को पढ़ता है। उस लेटर में ल्यूजन ने लिखा था कि मुझे आप दोनों को लेने आना था, लेकिन किसी समस्या की वजह से मैं आ नहीं पाया, पर मैंने किसी सर्वेंट को भेज दिया था। तो पहले तो वो उस चीज के लिए माफी मांगता है और अब वो बताता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि मैं आज के दिन सुबह सुबह मिलूंगा, लेकिन आज सुबह भी नहीं मिल पाया क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था। तो मैं इस चीज के लिए माफी मांगता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए, बट मैं आज शाम के 8 बजे मिलूंगा आपसे। बट वो कहता है एक चीज यहाँ पे शर्त रखता है कि आपके साथ रश्कोलनिकोव नहीं होगा, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम उसके घर पे गया था तो मेरे साथ जो ट्रीटमेंट हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मैंने उसके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, बट उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। तो उसने कहा अगर रश्कोलनिकोव वहाँ पे होगा तो मैं वहाँ पे नहीं आऊंगा, आप दोनों से मिलना है मुझे और आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है और मैं आऊंगा रात के 8 बजे। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि वहाँ रश्कोलनिकोव भी आया हुआ है तो मैं वहाँ से चला जाऊंगा और जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि रश्कोलनिकोव वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और ल्यूजन बताता है कि जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे को डिसरिस्पेक्ट किया गया। तो वहाँ पे डॉक्टर रोजमीन ने बताया कि इसकी तबीयत खराब है, इसलिए इसका बिहेवियर ऐसा है। लेकिन कुछ देर बाद मैंने इसको सही सलामत मार्बेदालोव के घर में देखा था, वो उस बंदे के साथ था। वहाँ पे आया उसको और उसने कुछ पैसे भी दिए वहाँ पे उनके घर में। तो कहता है कि मुझे इसके घर से ये कहकर भेज दिया गया कि इसकी तबीयत खराब है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद ये मुझे मार्बेदालोव के घर पे दिखा।
तो इतनी जल्दी ये ठीक कैसे हो गया? सेकंड, आप लोगों ने बताया था कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो पैसे दे रहा है, तो ये पैसे कहाँ से आए उसके पास? तो इसलिए देखिए, कहीं ना कहीं जो बातें मुझसे बोली गई हैं और जो रियलिटी है उसमें फर्क है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप दोनों से तो मिलने आऊंगा, लेकिन वहाँ पे रश्कोलनिकोव नहीं होना चाहिए। अब मदर कंफ्यूज है, दुनिया भी कंफ्यूज है, क्या डिसीजन लिया जाए? क्योंकि रश्कोलनिकोव तो आएगा और वो बिना आए मानेगा नहीं, और फिर वो आएगा तो एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होगा यहाँ। तो क्या हम क्या करें? अब जब रजुमीन है वो पढ़ रहा है, वो भी कंफ्यूज हो रहा है कि अब मैं क्या डिसीजन दूं यहाँ पे। अगर रश्कोलनिकोव को नहीं बुलाया गया तो वो पहले से ही गुस्सा है और गुस्सा हो जाएगा कि आप जो रियल मैटर होते हैं आप उससे दूर रखते हो मुझे। तो उसको ऐसा महसूस होगा कि उसको आइसोलेट किया जा रहा है, और दूसरा, अगर हम उसको लेकर जाते हैं तो ल्यूजन बुरा मान जाएगा। तो अब एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया और अब उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या डिसीजन लिया जाए। तो इतने में दुनिया समझती है, तो वो कहती है एक काम करते हैं, हम सीधा रश्कोलनिकोव के पास ही चलते हैं, अब जो होगा वो देख लेंगे। तो पहले तो थोड़ा आनाकानी होती है कि नहीं ठीक नहीं है उसके पास जाना, कल भी परेशान था, पहले पता तो चले कि है क्या बात। तो कहते हैं नहीं ऑप्शन ही नहीं है, हमें वहीं चलना चाहिए, बाकी सब बाद में ही डिसाइड करेंगे। तो अब ये बात खत्म होती है और तीनों मिलने जा रहे हैं रश्कोलनिकोव के पास, उससे मिलने। दुनिया, उसकी मदर और रजुमीन। जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि रश्कोलनिकोव की कंडीशन काफी इम्प्रूव हो चुकी है। तो ये देख के मदर और दुनिया काफी खुश होते हैं और आज रश्कोलनिकोव इन सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, बहुत अच्छे से मिलता है, और यहाँ तक कि अपने कल के बिहेवियर के लिए माफी तक मांगता है। वो कहता है कि आप लोग इतनी दूर से मुझसे मिलने आए हो 3 साल बाद, तो कहीं ना कहीं मुझे आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। कल के बर्ताव के लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। तो अब बातचीत होती है, काफी देर तक बात होती रहती है। फिर एक पॉइंट आता है, दुनिया की शादी वाला पॉइंट। तो रश्कोलनिकोव कहता है या तो तुम ल्यूजन को चूज करो या फिर मुझे चूज कर लो, दोनों को तुम चूज नहीं कर सकती एक साथ, या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगा। तो दुनिया बोलती है कि तुम्हें ल्यूजन से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, दिक्कत क्या है ये बताओ। वो कहता है दिक्कत मुझे ये है कि तुम उससे प्यार नहीं करती, ना तुम उसकी रिस्पेक्ट करती, ना वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है। तुम ये शादी सिर्फ इसलिए कर रही हो ताकि मेरी लाइफ सेट हो जाए, क्योंकि उसके पास पैसा है, उससे शादी तुम कर लोगी, और तुम चाहती हो कि मैं भी कहीं ना कहीं उस बिजनेस में एडजस्ट हो जाऊं। तो वो कहता है मेरे होते हुए ये सैक्रिफाइस मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा, तो या तो तुम मुझे चूज कर लो या ल्यूजन को चूज कर लो। दुनिया बोलती है कि जो तुम्हारी सोच है वो गलत है, सोच में ही तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो रश्कोलनिकोव कहता है क्या प्रॉब्लम है बताओ। वो कहती है मैं उससे शादी अपनी वजह से कर रही हूँ, मैं शादी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, मैं भी उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो प्राइमरी रीजन यही है। तो ये जो तुम्हारी सोच है ना कि मैं सिर्फ फाइनेंशियल रीजन की वजह से शादी कर रही हूँ, ये सोच तुम्हारी ठीक नहीं है। रश्कोलनिकोव इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि दुनिया का जो जस्टिफिकेशन है वो एक फॉल्स जस्टिफिकेशन है, ये सच्चाई नहीं है। तो वहाँ पे इनका कॉन्ट्रडिक्शन बना रहता है, कॉन्ट्रडिक्शन रिजॉल्व नहीं होता। तो इतने में क्या होता है, जो सोनिया है, मार्वेदालॉफ की लड़की, वो वहाँ आ जाती है। अब सोनिया को देख के सब हैरान हो जाते हैं। वहाँ रश्कोलनिकोव बताता है कि ऐसे ऐसे डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, ये उन्हीं की लड़की है। अब फिर सोनिया बताती है कि मुझे मेरी मदर कैटरीना ने भेजा है, वो चाहती हैं कि जो मार्वेदालॉफ का फरमेल है उसमें आप भी आए। तो ये कहकर सोनिया अपने घर चली जाती है और रश्कोलनिकोव और राजुमीन ये भी घर से बाहर आ जाते हैं, वहाँ पे टहलना शुरू कर देते हैं। अब टहलते टहलते क्या होता है, राजुमीन रश्कोलनिकोव को एक बात बताता है कि मेरा एक फ्रेंड है पोरफ्राय। अब पोरफ्राय कौन है? वो एक पुलिस डिटेक्टिव था, और ये भी सुनने में आया था कि जो वो ओल्ड लेडी का मर्डर केस हुआ था उसको सॉल्व करने के लिए पोरफ्राय को जिम्मेदारी दी गई है। तो उसने बोला है कि जिन जिन लोगों का ओल्ड लेडी ने गिरवी रखवाया था सामान, वो अपना सामान ले जाएं। अब रश्कोलनिकोव की एक घड़ी थी वहाँ पे और एक रिंग भी थी। तो रश्कोलनिकोव कहता है कि तो मुझे अपना सामान लेकर आना चाहिए, मुझे भी जाना पड़ेगा पोरफ्राय से मिलने के लिए। तो राजुमीन कहता है कि हाँ तुम मिल सकते हो।
कल वो मेरी पार्टी में भी आया था, तो हम चलते हैं उसके घर पे। वो कहता है ठीक है। अब ये दोनों उसके घर पहुंचते हैं। तो जब ये दोनों पॉल फ्राई के घर पहुंचते हैं तो पॉल फ्राई इन दोनों का बहुत अच्छे से वेलकम करता है, क्योंकि राजुमीन का दोस्त था। अब पॉल फ्राई का जो कैरेक्टर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो मेन इन्वेस्टिगेशन इस केस की यही करेगा पॉल फ्राई। सेकंड, साइकोलॉजी में ये बहुत माहिर है। ये क्रिमिनल साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से जानता है। तो आप देखेंगे कि रश्कोलनिकोव के साथ ही कंटिन्यूअसली कॉन्वर्सेशन करेगा और रश्कोलनिकोव को ये एक आईना दिखाने की कोशिश करेगा। एक कैट एंड माउस का गेम खेलेगा ये रश्कोलनिकोव के साथ। तो अब यहाँ पहुँच गए हैं ये दोनों पॉल फ्राई के घर। अब वहाँ पे ना राजुमीन पहले एक बात बताता है। राजुमीन कहता है कि कल ना पार्टी में एक डिस्कशन चल रहा था। कल रात को पार्टी हुई थी राजुमीन के घर में, और डिस्कशन का पॉइंट ये था कि ये जो क्राइम है उसका ओरिजिन क्या है। अब इस पॉइंट को लेके दो ग्रुप डिवाइडेड थे उस पार्टी में। पहला जो ग्रुप था उसका पॉइंट ये था कि जो दुनिया है इसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज है, कमियां हैं। तो अगर हम दुनिया को एकदम परफेक्ट कर लें तो क्राइम होगा ही नहीं। तो उनके हिसाब से क्राइम इसलिए होता है कि जो ये वर्ल्ड है उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं। अब जो दूसरा ग्रुप था वो कहता है ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो आप एक उटोपिया की दुनिया में जी रहे हैं, एक सपने की दुनिया में जी रहे हैं। ऐसा तो कभी कुछ परफेक्टली होगा ही नहीं और ना हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा नहीं है। तो एक तरीके से जो यहाँ डिबेट हो रही है वो फ्यूचर और नेचर की डिबेट थी। जो पहले वाला ग्रुप है उनके हिसाब से कि ये दुनिया को हम ठीक कर लें तो क्राइम नहीं होगा। दूसरा ग्रुप ये कह रहा था कि आप ह्यूमन नेचर को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे, और उनका ये मानना था कि आप एकदम से यूटोपियन समाज नहीं बना सकते। वो कहते हैं एक इंसान का जो एवोल्यूशन हुआ है वो एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है। आदमी जब बहुत सारी चीजें देखता है, जैसे उसने वॉर देखे, उसने वायलेंस देखा, उसने सफरिंग देखी, उसने लॉस ऑफ लाइफ देखा, तो उन एक्सपीरियंसेस का उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो धीरे धीरे वो उस चीज को समझते हैं कि इस चीज से इन लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते हैं। तो ये एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन है। तो जब वो हिस्ट्री से चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं तब हमारा समाज बेटर होता है। हमें मालूम पड़ता है कि ये चीजें ठीक नहीं है, इनको दूर करना पड़ेगा, और जो चीज समाज के लिए ठीक है उनको लाना पड़ेगा। एकदम से आप सोचेंगे कि परफेक्ट समाज बना दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये दूसरा ग्रुप नहीं मान रहा था, लेकिन जो पहला ग्रुप है वो कह रहा था बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस तरीके से राजुमीन बताता है कि दो ग्रुप में लोग डिवाइडेड थे। अब वो बताता है राजुमीन कि जो पॉल फ्राई है ये बड़ा शातिर आदमी है। शातिर आदमी कैसे है? ये जो फर्स्ट ग्रुप था जो कह रहा था कि दुनिया एकदम परफेक्ट हो जाए तो क्राइम एकदम खत्म हो जाएगा, ये उनकी साइड ले रहा था, लेकिन ये उनके सपोर्ट में नहीं था। ये जानबूझकर उनकी साइड ले रहा था, एक तरह की मौकरी कर रहा था, मजाक कर रहा था। तो वो बताता है कि ये कई बार ऐसा कर चुका है, साइकोलॉजिकल गेम्स खेलता है। ऐसे ही एक बार इसने कहा था कि मैं सब चीजों का त्याग कर रहा हूँ और मैं एक मॉन्क वाली जिंदगी जीऊंगा, और 2 महीने बाद कह रहा था कि मैं शादी कर रहा हूँ। शादी में सबको बुला लिया, सबको इनवाइट कर दिया, लेकिन शादी वाले दिन कह रहा है कि अब मैं शादी नहीं कर रहा। तो वो बताता है कि इस तरह से करता रहता है। तो आप इसको कुछ भी कह सकते हो कि मौकरी करता है, मजाक करता है, साइकोलॉजिकल गेम खेलता है, बट वो ऐसी हरकतें करता रहता है। तो पॉल फ्राई इस चीज के लिए फेमस है। अब क्या होता है, पॉल फ्राई और रश्कोलनिकोव की बातचीत स्टार्ट हो जाती है पॉल फ्राई के घर में। तो पॉल फ्राई रश्कोलनिकोव से बोलता है कि रश्कोलनिकोव, तुमने कुछ महीने पहले एक आर्टिकल लिखा था, तुम्हें याद है? अब रश्कोलनिकोव को याद नहीं आता, तो कहता है तुमने एक आर्टिकल लिखा था और इस मैगजीन में वो छपा है। तो रश्कोलनिकोव ने बोला कि क्या लिखा था आर्टिकल में? तो बताता है कि तुमने लिखा था कि दुनिया में 2 तरह के मैन होते हैं, ऑर्डिनरी मैन होते हैं और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन होते हैं। अब जैसे ये बोलता है उसको ये याद आ जाता है कि हाँ मैंने लिखा था, एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने आर्टिकल लिखा था। अब पॉल फ्राई उसको आगे बताता है, तो वो कहता है कि तुमने आगे लिखा था कि ऑर्डिनरी मैन वो होते हैं जो दुनिया को सस्टेन करते हैं, दुनिया को चलाते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन होते हैं ये ह्यूमैनिटी के बेटर बैंड के लिए काम करते हैं, ये ह्यूमैनिटी को पुश करते हैं,
ये एडवांस लेवल पर लेके जाते हैं दुनिया को। और तुमने ये भी लिखा था कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है ये एबव लॉ है और ये अपने कॉन्शियस से चलते हैं। इनकी जो इनर वॉइस है ये उससे गाइडेड रहते हैं। वो कहता है ये आपने लिखा था या नहीं लिखा था? तो रश्कोलनिकोव कहता है कि हाँ मैंने लिखा था। तो पोरफ्राई एक क्वेश्चन पूछता है। तो पोरफ्राई क्वेश्चन पूछता है कि आप ये बताओ, आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा मैन ऑर्डिनरी है और कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? विजुअल एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं? तो रश्कोलनिकोव कहता है कि ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है जिसे देख के हम बता सकें कि ऑर्डिनरी मैन कौन है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन कौन है। तो पोरफ्राई कहता है तो कैसे मालूम पड़ेगा? ऐसे तो बहुत सारे यूथ हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और हम तो लॉ से ऊपर हैं। तो रश्कोलनिकोव कहता है कि जो ऑर्डिनरी होगा वो आगे नहीं जा पाएगा। जैसे ही उस पर प्रेशर पड़ेगा वो अपने आप ही नॉर्मल ट्रैक पर आ जाएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है ये आगे जाएगा। इन्हें कोई नेचर ड्राइव नहीं करती है क्योंकि नेचर ने इन्हें बनाया ही ऐसा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। पोरफ्राई उसकी बात को ध्यान से सुन रहा है और रश्कोलनिकोव की तरफ एक हल्का सा स्माइल करता है और रश्कोलनिकोव से बोलता है, रश्कोलनिकोव एक बात बताओ सच सच कि जब तुम ये आर्टिकल लिख रहे थे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में एक बार तो आया होगा कि मैं खुद ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हूँ। तुम्हें लगा होगा ना कि तुम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। चलो मान लो कहीं तुम बहुत टफ कंडीशन में फंस जाओ और कुछ मजबूरी ऐसी आ जाए तो क्या तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की तरह रोल प्ले नहीं करोगे? क्या तुम भी ऐसा काम नहीं करोगे जिसको लॉ अलाउ नहीं करता? यहाँ पे रश्कोलनिकोव कहता है कि मैं करूँगा भी तो आपको नहीं बताऊंगा। तो वो समझ गया था कहीं ना कहीं कि पोरफ्राई उसके साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा था। फिर पोरफ्राई रश्कोलनिकोव से कहता है, एक बात बताओ, हमने 2 पेंटर्स को पकड़ा है उस मर्डर केस में, निकोले और डिमिट्री, और ये तो मालूम पड़ गया कि जो निकोले है वो इनोसेंट है। लेकिन अभी हम डिमिट्री से भी बात कर रहे हैं, तो अगर तुम हमें कुछ बातें बता दो तो केस में हमें हेल्प मिलेगी। तो रश्कोलनिकोव कहता है, हाँ पूछिए। तो कहता है कि रात को 7-8 बजे के बाद तुम जब ऊपर गए थे वहाँ पे उस ओल्ड लेडी के पास कुछ सामान गिरवी रखने, तो तुमने ये पेंटर्स को तो देखा होगा, 2nd फ्लोर पे थे। थोड़ा याद करने की कोशिश करो। रश्कोलनिकोव सोचता है, कहता है कि नहीं मुझे ये पेंटर्स दिखाई नहीं दिए। तो पोरफ्राई कहता है कि थोड़ा सोचने की कोशिश करो, 2nd फ्लोर पर ये थे या फिर नहीं थे? कहता है नहीं वहाँ पे नहीं थे। तो पोरफ्राई कहता है अच्छा। तो पोरफ्राई कहता है कि जब तुम 4th फ्लोर पर गए तब थे? वो कहता है नहीं वहाँ पे भी नहीं थे। तो वो कहता है कि कोई घर से बाहर आ रहा था? तो वो कहता है कि हाँ कुछ फर्नीचर का काम करने वाले थे, कुछ बेड और सोफा वहाँ से लेकर जा रहे थे, मैंने देखा था। तो इतने में क्या होता है कि वहाँ राजुमीन भी है। वो बीच में इंटरप्ट करता है। वो कहता है रुको 1 मिनट पोरफ्राई, तुम कंफ्यूज कर रहे हो। वो कहता है वहाँ पे जो पेंटर थे वो उस दिन काम कर रहे थे जिस दिन मर्डर हुआ है ओल्ड लेडी का, लेकिन रश्कोलनिकोव तो 3 दिन पहले गया है, तो वहाँ पे पेंटर क्यों जाएंगे? तो तुम तो कंफ्यूज कर रहे हो। तो पोरफ्राई कहता है कि हाँ मैं तो कंफ्यूज कर गया, मैं केस के चक्कर में कंफ्यूज कर रहा हूँ चीजों को। अब वो कंफ्यूज कर रहा था या साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा था, ये तो आगे पता चलेगा कहानी में। फिर पोरफ्राई रश्कोलनिकोव से कहता है कि तुम अपनी घड़ी और रिंग ले जाना, बस एक लेटर मेरे को लिख के दे दो, कल आ जाना, मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा। तो ये कहकर राजुमीन और रश्कोलनिकोव पोरफ्राई के घर से बाहर आ जाते हैं। अब दोनों वो अपने रास्ते चल रहे होते हैं। तो आज कहानी यहीं पे एंड होती है, बाकी स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।